हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा, ठीक है ना। तो अपने इसका आज पार्ट नंबर 16 करने जा रहे हैं। 16 नंबर पार्ट है इसका। तो पिछला जो पार्ट था उसमें अपने डिस्कस किया था कुछ परिभाषाएं, मेन परिभाषाएं। जो विद्युत सेल का था, विद्युत सेल का जो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्ट था। तो वो क्या है कि वो आज के टॉपिक का बेस थी। अगर वो सारी चीजें आपको पता है तो फिर आज के टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं पता तो फिर आज का टॉपिक आपको हार्ड लग सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो पहले आप क्या करना, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना, वो टॉपिक आपके समझ आना जरूरी है, फिर ये टॉपिक समझ आएगा आज वाला। तो देखो टॉपिक क्या है कि अपने पास जो टॉपिक है वो है सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दो तरह के संयोजन अपने पढ़ चुके हैं, एक संधारित्रों का और एक प्रतिरोधों का। तीसरा संयोजन ये आया है सेलों का। संयोजन हर एक की दो प्रकार का था, तो ये भी क्या है, दो प्रकार का संयोजन है। पहला जो संयोजन है इसमें वो है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई अब अपने को क्या करना होगा, प्रतिरोधों के संयोजन के बाद सेलों को संयोजित करना होगा, ठीक है ना। जो अपने विद्युत सेल हैं उनको संयोजित करना होगा कि विद्युत सेलों को अपने श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और फिर समांतर क्रम में जोड़ेंगे। भाई इनको कैसे जोड़ेंगे, और अगर मान लो आपने दो सेलों को जोड़ दिया तो उनकी टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, अपने को कितनी वोल्टेज उससे मिलेगी, उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा जब दोनों को जोड़ दिया। तो वो चीजें अपने निकालने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेन दो चीजें हैं इसमें कि जैसे आप क्या करते थे, अगर प्रतिरोधों का संयोजन किया है या आपने संधारित्रों का संयोजन किया था तो उसमें तुल्य धारिता या तुल्य प्रतिरोध निकालते थे आप। अब इसमें निकालना होगा आपको, एक तो तुल्य है विद्युत वाहक बल उनका निकालना होगा भी। अगर मान लो दो सेलों का विद्युत वाहक बल, एक का E1 है दूसरे का E2 है, तो तुल्य कितना आएगा उसका। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर निकालनी हो तो दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास आएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। मतलब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना आएगा अगर अपने दो या दो से ज्यादा सेलों को जोड़ दे तो, ठीक है। तो पहले अपने जो आज के टॉपिक में करने जा रहे हैं वो है सेल का श्रेणी क्रम संयोजन। पहले इसकी परिभाषा देखो क्या है श्रेणी क्रम संयोजन। अब सेल को कैसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं वो देखो कि सेलों का एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले सेल के एक टर्मिनल से दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल को जोड़ा जाता है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मतलब कि एक टर्मिनल को दूसरे विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल, इसका मतलब क्या है भाई, जो अगर एक पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव को अपने दूसरे सेल के किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से जोड़ेंगे। समझ आई बात। तो एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे के पॉजिटिव को तीसरे के नेगेटिव से, इस प्रकार जोड़ते जाएंगे तो ये सेलों का क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अब देखो चित्र से, अगर ये वाला संयोजन है तो ये एक श्रेणी क्रम संयोजन दिखा रखा है भाई। एक सेल तो ये है कंप्लीट, ये वाला, क्योंकि सेल और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, पूरा एक सेल को प्रदर्शित करता है। आंतरिक प्रतिरोध कोई अलग से नहीं होता, सेल के विद्युत अपघट्य का ही प्रतिरोध होता है। तो एक सेल ये वाला है और एक सेल ये वाला है। तो इस सेल का जो नेगेटिव सिरा है वो इस सेल के पॉजिटिव से, और इसका पॉजिटिव सिरा इधर देखो ऐसे तार लगाते हुए इसके नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। आप दो सेल लगाए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि दो से फॉर्मूला निकाल रखा है, 3 4 5 जितने मर्जी सेल लगा सकते हो। दो वाला फॉर्मूला निकालेंगे, एन सेलों के लिए उसको बना देंगे फॉर्मूले को। समझ आई इतनी बात। तो ये सेलों का क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। आपको इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजित करना होगा सेल को। अब नेक्स्ट देखो, इसका अपने सूत्र स्थापना करते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। तो सूत्र स्थापना के लिए क्या करते हैं, अपने दो सेल ले लेते हैं ये वाले, कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, एक जिसका E2 है। पहले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध R1 है और दूसरे का कितना है, R2 आंतरिक प्रतिरोध है। समझ आई बात। अब आपको पता है कि सेल जब आपका खुले परिपथ में होता है, यानी कि सेल से अपने कोई दूसरा विद्युत परिपथ नहीं बनाया हुआ होता, सेल के दोनों टर्मिनल खुले होते हैं, ओपन होते हैं, तो तब क्या होता है कि जो उसके सिरों का विभवांतर वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो वो तो अपने को पता ही है, एक का E1 है एक का E2। अब दोनों सेलों को जब आपने जोड़ दिया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी प्रतिरोध से उससे धारा तो प्रवाहित करनी पड़ेगी। भी आपको क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो दो सेलों को ऐसे रख के थोड़ा करोगे, उसका कोई प्रतिरोध जोड़ोगे या कोई ना कोई परिपथ बनाओगे, फिर ही अपने कैलकुलेशन करेंगे। सीधा पड़े हो इसे क्या कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है।
तो वही चीज है कि अपने क्या करते हैं यहाँ पे दोनों सेलों के साथ एक प्रतिरोध लगा देते हैं कैपिटल आर, ठीक है ना, प्रतिरोध लगा देते हैं और सर्किट को बंद कर देते हैं। अब आप में से कई सोचेंगे कि सर यहाँ पे कुछ और लगा सकते हैं, और तो लगा सकते हैं लेकिन रिजल्ट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। सबसे सिंपल चीज प्रतिरोध है जो इस चैप्टर में पढ़ी है वही लगा दी यहाँ पर अपने। तो अपने यहाँ पे आर प्रतिरोध लगाते हैं, तो जैसे ही अपने प्रतिरोध लगा के सर्किट को बंद कर दिया, अब ये बंद परिपथ हो गया, ठीक है ना, किसी तरफ से खुला नहीं है तो बंद हो गया, तो तब इसमें से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। समझ आई बात आपको? तो ये विद्युत धारा इसमें से आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई है। तो अब देखो इस थ्योरी को यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज बच्चों मैं आपको और बता दूं, हिंदी मीडियम वालों, जो आपको ये थ्योरी लिखी हुई है ना, वैसे नोट्स में भी इतनी मिलेगी। अगर आप इससे नोट्स बनाना चाहो आज वाली वीडियो के लिए बना सकते हैं नोट्स आप, ठीक है ना। दूसरे में मैं शॉर्ट कर देता हूँ, इसमें मैंने सारी थ्योरी लिख दी है। तो चित्रानुसार दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 व आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जोड़ दिया, तो इन्हें एक प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा जाता है, वह परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। इस कैपिटल R प्रतिरोध से जोड़ दिया इसको, और I इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, अब अपने इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर निकालते हैं, भी वो कितना आएगा। तो मुझे बताओ इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अगर मैं V मानता हूं तो इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम से कितना हो जाएगा, V बराबर I R हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं। प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, अगर I धारा R प्रतिरोध में से जा रही है तो विभवांतर उसके सिरों का क्या होगा, I R होगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये देखो आप बच्चों कि जब आपका सेल क्या है, अब बंद परिपथ में है, तो अपने को इसके सिरों का विभवांतर क्या लेना पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टता लेनी पड़ेगी। जो इसके सिरों का विभवांतर होता है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता। आप E1 E2 डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते आप। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो इस सेल में से ये आई धारा जा रही है, ये इन दोनों सेलों के कारण धारा आ रही है। भी क्या होता क्या है एक्चुअल में यहाँ पे कि यहाँ से इस सेल से आई धारा चलती है, इस सेल से कोई धारा चलती है थोड़ी बहुत, जितनी भी धारा इससे मान लो कि अगर मान लो कि सेल दूसरा है जो उससे I2 धारा चलती है इधर, ठीक है, और इस सेल में क्या है I2 धारा ये प्रवेश कर जाती है। अब इस सेल की खुद की धारा I1 है, तो अपने को जो यहाँ पे लास्ट में ये वाली जो धारा मिल रही है ये I1 प्लस I2 होगी, और इसको अपने I मान के चल रहे हैं, ये होता है, ठीक है। तो अपने दोनों की धारा अलग अलग ना लेके कंप्लीट लेते हैं, क्योंकि देखो इस R प्रतिरोध में से तो टोटल धारा ही जाएगी जो इनकी आएगी ऊपर से। तो सेल दोनों की अलग अलग धारा होती है, लेकिन मिल के क्या होती है, इस परिपथ में प्रवाहित होती है। समझ आई बात? तो ये I धारा दोनों सेलों के कारण आ रही है, एक चीज ये। अब दूसरी चीज कि जो इसके सिरों का विभवांतर है, मान लो इसके सिरों का विभवांतर है वो इन दोनों सेलों के सिरों के विभवांतरों के बराबर होगा या योग के बराबर होगा। तो अब मान लेते हैं कि माना, यहीं पे लिख देता हूं, माना दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टताएं V1 व V2 है, V1 व V2 हैं, ठीक है। टर्मिनल वोल्टताएं V1 और V2 हैं। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे, क्योंकि देखो इसकी वोल्टता V1 मान ली, इसकी वोल्टता V2 मान ली, इन दोनों की वोल्टताओं का कंबाइन होकर इसमें से गुजर रहा है, मतलब इनके जो सिरों का विभवांतर है वो इसके सिरों के विभवांतर के बराबर होगा। आपको ऐसे ही बताया था कि अगर मान लो एक सेल के लिए बात करूं तो ये अगर इसके सिरों की वोल्टता V है तो इसके सिरों की वोल्टता भी V होगी। यहाँ एक और प्रतिरोध लगा दूं ऐसे, इसके सिरों की वोल्टता भी V होगी, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो वही चीज है कि जो यहाँ पे वोल्टता होती है वही इस प्रतिरोध के सिरों पर होती है। अगर डायरेक्ट आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना सेलों से, तो उसके सिरों की वोल्टता सेलों के सिरों की वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। समझ आई बात? और इसका जो प्रूफ है ना, प्रूफ आपके छठे चैप्टर में आएगा बच्चों, किरचॉफ का वोल्टता नियम आएगा, वहां पे मैं आपको अगर दोबारा समझाना चाहूं तो ये इक्वेशन दोबारा वहां समझा दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार आप याद रख लो कि इसके सिरों की टर्मिनल वोल्टता V1 और इसके V2 है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इस पर वोल्टता आएगी, आप ऐसे कह सकते हो भी इसके सिरों की जो वोल्टता होगी वो इन दोनों का
वोल्टताओं के क्या होगी, योग के बराबर होगी। ठीक है ना। तो V बराबर V1 प्लस V2 आ गया। तो अब अपने जानते हैं कि V1 बराबर E1 माइनस IR1। ठीक है। और V2 बराबर क्या आ जाएगा, E2 माइनस IR2। अब ये कहाँ से आ गया, आप कहोगे कि सर ये आपने कैसे लिख दिया। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है, सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध। तो अब यहाँ पे जब अपने आंतरिक प्रतिरोध ले रहे हैं, सेल अपना बंद परिपथ में है, तो वोल्टताएं जो टर्मिनल वोल्टता है वो क्या होगी, E1 माइनस IR1 और E2 माइनस IR2। ठीक है। तो अब अपने इसको समीकरण नंबर 2 मान लो और इन दोनों को कंबाइंड रूप में समीकरण नंबर 3 मान लो। तो आप लिख दोगे समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, ठीक है, 2 में मान रखने पर, तो जो V का मान हो जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, E1 माइनस IR1 और प्लस में E2 माइनस IR2। इस V1 और V2 की जगह ये वाले मान रख दो। समझ आ गई। अब देखो समीकरण 1 से V बराबर I आ रहा आपका, समीकरण 1 से V बराबर क्या है आपका, I कैपिटल R है। ये देखो V बराबर I कैपिटल R। तो अब देखो इस V की जगह अपने ये वाला रख देते, क्योंकि इधर I में आ गई समीकरण है, तो ये वाली समीकरण भी I में। तो देखो क्या आएगा, I इंटू R बराबर E1 माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR2। ठीक है। अब I इंटू R बराबर क्या लिख रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख रहा हूं E1 प्लस E2 और माइनस में I R1 प्लस, यहाँ पे R1 आएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, ये चीज लिख रहा हूं यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, बता सकते हो मुझे कैसे लिखा, कि देखो E1 और E2 का योग कर दिया, दोनों प्लस के हैं, और इन दोनों में से I क्या कर लिया आपने, कॉमन ले लिया। तो ये आ गया E1 प्लस E2 और ये माइनस I R1 प्लस R2। ये देख लो आप। ठीक है ना, ये आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि इस I को इधर ले आओ, क्योंकि यहाँ I पड़ा हुआ है एक, तो IR। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, ये वाला जब पूरा इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा IR1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2। अभी आपको समझ नहीं आएगा अभी अपने कर क्या रहे हैं, एक बार करते रहो साथ साथ। ठीक है। अब इन दोनों में से फिर I कॉमन आएगा, तो I कॉमन आया, ब्रैकेट में बचा कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2। ठीक है। तो I बराबर जो आपका आ गया यहाँ पे, वो I का मान अगर आपको निकालना है तो ये पूरा यहाँ बटे में चला जाएगा, तो E1 प्लस E2 बटे में कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E इक्विलेंट बटे में R प्लस R इक्विलेंट। ठीक है। अब ये क्या लिख दिया, देखो E इक्विलेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, E इक्विलेंट यहाँ पे मैंने लिखा है E1 प्लस E2, और ये यहाँ पे क्या है, सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में, श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य EMF, तुल्य EMF या विद्युत वाहक बल। ठीक है। और जो R इक्विलेंट आपका आया है वो R1 प्लस R2 के इक्वल आया है। ये क्या आ जाएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो अपने पास जो I की समीकरण आई है उसमें E इक्विलेंट प्लस R इक्विलेंट, यानी कि अपने को पता लग गया कि जब अपने सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो जो इसकी तुल्य विद्युत वाहक बल आता है वो अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, और जो उसमें तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आता है वो क्या होता है, अलग अलग सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य होता है। आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जब आपके सेल क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। और ये क्या है, तुल्य विद्युत वाहक बल जब दोनों सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो ये आ गया, ठीक है ना।
यही अपने को चीज़ यहाँ पे निकालनी थी। तो एक बार इसको देख लो आप यहाँ पे, और उस आर इक्विलेंट के सामने आप लिख सकते हो, आर इक्विलेंट है यहाँ पर कि सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। समझ आई इतनी बात बच्चों? ठीक है ना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तभी मैं साइड हुआ हूँ। फिर अपने नेक्स्ट इसमें कई पॉइंट हैं वो अपने स्टार्ट करते हैं करने। तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो देखो बच्चों मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि अतः सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य ईएमएफ व आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? परिपथ में लगे सेलों के ईएमएफ व आंतरिक प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है। ठीक है, योग की जगह आप बीजगणितीय योग लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे? बीजगणितीय योग। फिर सही होगा, बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। मतलब आपको डायरेक्ट जोड़ करना है। ठीक है ना। अगर मान लो n सेल लगे हुए हैं तो आपसे पूछ ले कि श्रेणीक्रम में संयोजित है तो तुल्य विद्युत वाहक बल निकालो। वो क्या हो जाएगा? सारे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। सीधी सी बात ये है कि अगर मान लो आपको कहते हैं ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 5 वोल्ट का है, तो इस परिपथ की टोटल वोल्टेज कितनी होगी? आप कह दोगे 15 वोल्ट होगी। क्या होगी? 10 और 5 डायरेक्ट जोड़ दोगे आप। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? तुल्य वोल्टता। और ये क्या आ जाएगा? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, केस फर्स्ट लिखूं, n सेलों के संयोजन में धारा, n सेलों के संयोजन से परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो अब देखो आप क्या लिखोगे? ये वाला सूत्र ही लगाओगे। आपने ये सूत्र निकाल लिया है तो यहाँ n सेलों के लिए लिख दो आप इस सूत्र को। तो जो I का मान हो जाएगा यहाँ पर, I बराबर क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश करते हुए कितना आ जाएगा? En तक आ जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल R तो आएगा ही आएगा अगर आपने एक ही प्रतिरोध लगा रखा है, और साथ में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश करते हुए Rn, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक केस और अगर आपको मैं यहाँ पे कहूँ, वैसे तो आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर मान लो आपको ऐसे ना दे के यहाँ पे 2 प्रतिरोध दे दें भी, एक R1 प्रतिरोध और एक R2 है, तो आप क्या करोगे? इस R की जगह पे क्या लिख दोगे? R1 प्लस R2। क्यों लिखोगे? क्योंकि आपको पता है ये दोनों किस में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अगर मान लो आपको ये दोनों प्रतिरोध किस में दिए हुए हो, ऐसे लगा दें यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लगा दें, तो ये किस में आ गया? अब समांतर क्रम में। ये R1 आ गया, ये R2 आ गया। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला याद कर यहाँ पे लगाओगे? तुल्य प्रतिरोध का लगाओगे। मतलब यहाँ पे जो आप लिखोगे वो लिखोगे R1 R2 बटा में R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। तो मतलब आपका जो ये R प्रतिरोध, अगर एक ना देखिए यहाँ पे कोई अलग परिपथ दिया हो तो पहले आप उसका तुल्य निकाल के लिख दोगे और प्लस में आप क्या कर दोगे? ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे। समझ आई इतनी बात? ये कंपटीशन लेवल में आते हैं, इतने हाई यहाँ पे आपकी जो ये बोर्ड है, बोर्ड वाले पेपर में नहीं आते। ठीक है। अब केस सेकंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, केस सेकंड, इसमें क्या है कि यदि n समान सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हो, श्रेणी क्रम में संयोजित हो, तो अब देखो n समान सेल जब श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो मतलब उनका ईएमएफ अब कितना होगा हर एक का? इस E1 E2 की जगह E1 बराबर E2 बराबर E3 डैश डैश, जो ये En तक है ये टोटल क्या हो जाएगा? E के बराबर है सारे। और अगर मैं आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं तो हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। जब सेलों का विद्युत वाहक बल ही समान है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r के बराबर है। तो अब देखो, अब जो फॉर्मूला बनेगा अपना, यहाँ E डैश डैश n तक बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला ऊपर तो n e आ जाएगा जब e को n बार जोड़ोगे, और नीचे यहाँ पे r तो है ही, ये वाला r तो है ही, और साथ में यहाँ पे r को स्मॉल r को n बार जोड़ना है, तो स्मॉल r को n बार जोड़ा तो n r आ जाएगा। तो मतलब जब n समान सेल लगे हुए हों तब परिपथ में धारा का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। इस समय अगर आपसे पूछ लें भी तुल्य विद्युत वाहक बल कितना है तो आप कहोगे Ne है। तुल्य प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध तो n स्मॉल r के बराबर है। समझ आई इतनी बात? और एक लास्ट केस और दिया हुआ है बुक में,
वो भी आपको अभी बता देता हूँ मैं यहाँ पे इसको रफ करके, ठीक है ना, समझ जाओगी ना इतना। मैं यहाँ पे बाउंड्री बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये यहाँ से डब्बा बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इधर ये वाला तीर लगा देता हूँ। अब देखो क्या है कि यदि केस थर्ड है, केस थर्ड आपके पास ये है, यदि n समान आदर्श सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हो, श्रेणी क्रम में संयोजित हो, तो आदर्श सेल के लिए स्मॉल r 0 होता है। या आपको अगर मान लो पूरा आदर्श ना देके आपको ऐसे दे दूं मैं कि जो कैपिटल R है इससे सॉरी इसका मान इस स्मॉल r की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस स्मॉल r की तुलना में इस कैपिटल R का मान क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यही इसमें दिया हुआ है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, ठीक है, इस यहाँ पे आपके लिखा हुआ है आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो, तो मतलब आप क्या कर सकते हो कि इस R प्लस एन आर को, R प्लस एन स्मॉल r को लगभग बराबर R लिख सकते हो, क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत ही छोटी है। तो इसको जब कैपिटल R बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे, मतलब 1 लाख में आपको कह दे 0.001 मिलाओ, तो आपका वो है कि वो तो बराबर ही है, लगभग उतना ही रहेगा, तो मतलब लगभग उतनी सी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। तो जो I का मान आएगा ये आप कह सकते हो I बराबर ऊपर तो NE आएगा और नीचे कैपिटल R आ जाएगा। ये आदर्श सेल के लिए अगर मान लो n समान आदर्श सेल, वैसे आदर्श सेल कोई होता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली अपने बता सकते हैं कि अगर आदर्श सेल के लिए फॉर्मूला लिखे तो वो किस प्रकार आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले थे, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन था। इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं वो प्रतिरोधों के या फिर संधारित्रों के श्रेणी या समांतर क्रम से आते हैं। इसमें तो बस आपसे ये पूछ सकते हैं तुल्य धारा लिखो, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लिखो, इसका तुल्य ईएमएफ लिखो, ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आने के नहीं चांस होते इतने, ठीक है ना। ये इतना लंबा चौड़ा आपको यानी डीपली जानने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा, ना ये बड़ी क्लासों में काम आता है ये वाला टॉपिक। बस आपको इतनी चीज़ ये पता होनी चाहिए भी जब सेलों को ऐसे जोड़ देते हैं तो उनकी वोल्टताएं प्लस हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े होने चाहिए फिर ही प्लस होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, और जिसको नहीं समझ आया उसको मैं कहूँगा कि पिछली वीडियो जरूर देखो आप। अगर वो चीज़ आपके नहीं समझ आई, टर्मिनल वोल्टता ईएमएफ वाली विद्युत वाहक बल, तो तब आप ये टॉपिक नहीं समझ सकते। वो टॉपिक समझ आना जरूरी है, फिर ये टॉपिक समझ आएगा। तो इसमें अपने क्या निकाला, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल, बस वो सीधा योग के बराबर आया। और मेन चीज़ इसमें धारा का फॉर्मूला निकाला आपने, हर एक में ही आई का मान निकाल रहे हैं अपने, ये देखो आई का मान निकाला, तो इससे याद रख लेना आई का मान क्या होगा वो अपने इसमें निकाल के लिख रहे हैं। समझ आई इतनी बात बच्चों। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। वो काफ़ी बड़ा भी है, तैयार करके आना, यानी कि अपना माइंड पूरा तैयार करके आना नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए। तो आज आपको ये टॉपिक कितना समझ आया मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कोई सजेशन देना चाहो दे सकते हो, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।